ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, जिसमें बात हम करेंगे दिल्ली की, जहां इंडिया टीवी की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग चुकी है। दिल्ली से गौतम गंभीर का टिकट कट गया है। गौतम गंभीर ने ट्विटर पर पॉलिटिक्स छोड़ने की बात कही है। गौतम गंभीर ने कहा है कि पॉलिटिक्स छोड़कर क्रिकेट पर ध्यान दूंगा। गौतम गंभीर ने पार्टी अध्यक्ष से खुद कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। इंडिया टीवी ने पहले ही बता दिया था कि गौतम गंभीर को बीजेपी हाईकमान ने साफ कह दिया था कि इस बार उनको टिकट नहीं मिलने वाला है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में कल दिल्ली को लेकर जिन नामों पर मुहर लगी वो भी बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी बड़ा फेरबदल करने जा रही है। मनोज तिवारी, परवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी का टिकट तो फाइनल है, लेकिन पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर का टिकट कटना तय है। नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी को भी मौका मिलना मुश्किल है। इसके अलावा चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हंसराज हंस का टिकट भी कट सकता है। यानी दिल्ली की 7 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। हंसराज हंस के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें पंजाब शिफ्ट कर सकती है, पंजाब से उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन ये तो तय हो गया है कि गौतम गंभीर का टिकट कट रहा है। पार्टी की तरफ से उन्हें मैसेज एकदम क्लियर था और यही वजह है कि आज उन्होंने ये सार्वजनिक ऐलान भी कर दिया है कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से ये कहा है कि उन्हें अब पॉलिटिक्स नहीं करनी है, उन्हें अपने गेम पर ध्यान देना है, यानी कि उन्हें अपने क्रिकेट पर ध्यान देना है। अब देवेंद्र, ये गौतम गंभीर की अंतरात्मा की आवाज है या पार्टी के रुख को देखते हुए उनकी मजबूरी है कि उन्हें सार्वजनिक ऐलान करना पड़ा? कोई उम्मीद उनको नहीं है पार्टी से टिकट की? इन्फॉर्मेशन के आधार पर उनको ये करना पड़ा। उनको ये बता दिया गया है कि उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद समझ सकती हैं आप कि क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए प्रेस रिलीज़ के मार्फत उन्हें ना पता चले, बल्कि पहले से उनको जानकारी दे दी गई और फेस सेविंग के तौर पर उन्होंने इस पोजिशनिंग को किया कि खुद ही मैं पॉलिटिक्स से दूर होना चाहता हूँ। सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि आज ही उनको सुबह में ये इस बात की जानकारी दे दी गई। और दिल्ली की सीटों की अगर बात करें प्राची, तो जिन सीटों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो चुनाव समिति की बैठक से पहले जो स्थिति थी वो रहा। चुनाव समिति की बैठक में ये हुआ कि 7 की 7 सीट पे जो उम्मीदवार के नाम थे उनके बारे में सिर्फ सामान्य चर्चा हुई। बैठक में, उस बैठक में यानी परसों जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उनमें से किसी भी एक नाम को ये नहीं कहा गया कि हाँ इसको अभी तुरंत फाइनल कर देते हैं। तो वो कल जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह के बीच एक लंबी बैठक हुई थी, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं 3 से 4 घंटे तक वो बैठक चली थी, तो उसमें इन सारी चीज़ों को कर लिया गया है। और समझा जा सकता है कि गौतम गंभीर को जैसे आज जानकारी मिली, उनके पास फेस सेविंग के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। और समस्या ये थी कि गौतम गंभीर के क्षेत्र से, गौतम गंभीर को जब प्राची पहले आप देखेंगे टिकट दिया गया तो महेश गिरी बीजेपी के सांसद, उनका टिकट काटा गया, गौतम गंभीर को अवसर दिया गया, तो एक तरह से प्लेट में सजा के उनको एक ऐसी सीट दी गई जिसपे एक दिन भी उनको कैंपेन करने की जरूरत नहीं थी। वो जीत कर आए। पार्टी को ये उम्मीद थी कि क्योंकि बतौर क्रिकेटर एक जुझारूपन और जज्बा रहता है खिलाड़ी के तौर पर उनमें, तो शायद अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों की डिमांड को पूरा कराने के लिहाज से संसद में वो परफॉर्मेंस वो दिखाएंगे। बतौर सांसद उनकी कोई चर्चा नहीं रही और एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए वो पार्लियामेंट में आते थे। खेल को लेके ही पार्लियामेंट में वो कुछ बहुत इनिशिएटिव लेते हो, कोई वैसा डिस्कशन करते हो, वैसे मसले उठाते हो, ये भी कभी देखने को नहीं मिला। तो संगठन में काम आप कर नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट के बतौर पार्लियामेंटेरियन आप काम कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौर की जो बीजेपी है वो ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती। उन्हें ऐसा लग गया होगा कि अब हमें इस सीट पे किसी और चेहरे को उतारा जाए। और जो पैनल गया है प्राची, उसमें दिल्ली बीजेपी के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनका भी नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर संगठन के लोग, काबिल लोग अगर आपके पास हैं, तो फिर एक सेलिब्रिटी को अवसर देके और बार बार अवसर देके उसे वेस्ट करना पार्टी के लिहाज से कितना मुश्किल था, उस लिहाज से फैसला कर लिया गया। वो भी अगर आप नॉन परफॉर्मिंग हैं और रिपोर्ट आपके बारे में अच्छी नहीं मिल रही है तो फिर टिकट दोबारा मिलना शायद मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी में। राहुल जी, क्या ये सिर्फ परफॉर्मेंस के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी फेरबदल कर रही है? 7-0 का पिछली बार स्कोर बोर्ड पर रहा स्कोर, भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। इस बार हालात बदल चुके हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव ठोक रहे हैं, गठबंधन का ऐलान हो चुका है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबके सामने आ चुका है। तो क्राइटेरिया इंडिया गठबंधन है या परफॉर्मेंस है? देखिए, क्राइटेरिया यह है कि इस वक्त आप और कांग्रेस एक साथ हैं। अगर मैं इसको वोट शेयर के भी संदर्भ में आपको समझाऊं तो 2014 में अगर हम वोट शेयर देखेंगे तो वोट शेयर लोकसभा के चुनाव में आप और कांग्रेस का मिलकर बीजेपी से ज़्यादा हो जाता था। 2019 में ये बाकायदा है कि इन दोनों का मिलकर कम था, हल्का, मतलब उनका 56 के आसपास था, इनका 42 के आसपास था, दोनों का मिलके। लेकिन अगर विधानसभा की आप देखेंगे तो विधानसभा में दोनों, अगर हम पिछली विधानसभा चुनावों को देख लें तो एक में लगभग 70% वोट शेयर चला जाता है दोनों का मिलके, एक में 60% के आसपास चला जाता है, लगभग थोड़ा सा कम रहता है उससे।
तो अगर इस लिहाज से हम देखेंगे तो इस बार जो दिल्ली का चुनाव है वो बहुत ज़्यादा आसान बीजेपी के लिए नहीं रहने वाला है, और बीजेपी को सच में ये मशक्क़त करनी पड़ेगी। और शायद इसीलिए जो अभी आपने बात की और बाकी लोग भी बात कर रहे थे कि जो बीजेपी है उसके भीतर ये मंथन है कि 4 सीटें जो ऐसी हैं, जो कि आपने भी बताया, नई दिल्ली की सीट है, चांदनी चौक की सीट है, जो गौतम गंभीर की सीट है ईस्ट दिल्ली की, और जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट है, यहाँ पर ये माना जा रहा है कि यहाँ पर बदलाव जो है वो किया जाएगा कैंडिडेट्स का, और ये इसीलिए किया जाएगा ताकि ये सीटें जो है मजबूती से लड़ी जा सकें। हाँ बोलिए। गौतम गंभीर की सीट को लेकर मैं कहना चाहता हूं, यहाँ से आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को टिकट दिया है। वो कोंडली से विधायक और बहुत एक्टिव विधायक है, मतलब उस क्षेत्र में उसका बहुत अच्छा जनसंपर्क है, और मुझे लग रहा है कि एक नॉर्मल सीट पर उन्होंने एक एससी उम्मीदवार को दिया है। बेसिकली वो अनुसूचित जाति से आते हैं, उसके पिता अभी भी झाड़ू लगाते हैं अपने क्षेत्र के अंदर, तो वो उम्मीदवार बहुत अच्छा आम आदमी पार्टी ने दिया। उसकी काफी लोकप्रियता वहां पर जनता के बीच हमेशा उपलब्ध रहते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो इसके पहले जो सांसद थे, अब जिन्होंने मना कर दिया गौतम गंभीर ने चुनाव लड़ने से, जिनका टिकट कटना लगभग तय था, अपने क्षेत्र में उनकी सक्रियता बहुत ज्यादा कम थी। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे वहां काम किए, लेकिन जनता की भी जिनकी उपलब्धता नहीं थी, संगठन से उनका संपर्क नहीं था, वहां के संघ के पदाधिकारियों के साथ उनका संपर्क और समन्वय नहीं था। मुझे लग रहा है वो उनके खिलाफ बहुत गया, और शायद शिकायत भी गई होगी, वहां की जनता से वो मिलते नहीं है, संगठन के पदाधिकारी से मुलाकात नहीं करते हैं। और जब कुलदीप कुमार का टिकट अनाउंस हुआ होगा तो मुझे लग रहा होगा कि पार्टी ने तय कर लिया होगा कि कुलदीप कुमार के सामने अगर गौतम गंभीर को उतारा जाएगा तो कुलदीप कुमार निश्चित रूप से अपनी लोकप्रियता और जनसंपर्क के कारण एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं, और शायद इसीलिए पार्टी ने निर्णय लिया होगा कि पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बदलना पड़ेगा। ऐसे में 3 लोग ऐसे हैं हर्षवर्धन जी जो अपने टिकट को बचाने में कामयाब होते हुए फिलहाल अभी तक की खबरों से नजर आ रहे हैं, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी। क्या फैक्टर्स हैं जो इन तीनों के फेवर में गए कि अभी तक इनका टिकट नहीं कटेगा? कम से कम ऐसी चर्चाएं तो हैं। देखिए प्राची, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट के बारे में कयास, अनुमान, ये सब जिसको कहते हैं ना कि हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये तो अभी किसी को नहीं पता है कि क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह सोच रहे होंगे और कौन सा प्रत्याशी होगा। क्योंकि कुछ नाम है और उसमें निश्चित तौर पर मनोज तिवारी का एक जो अपना सेलिब्रिटी स्टेटस के साथ जो उनकी स्वीकार्यता है, अब ये कोई कुछ भी कहे, लेकिन मनोज तिवारी एक ऐसे नेता के तौर पर हैं जो उनका प्रभाव है। और देखिए वो लगातार अपने क्षेत्र में लड़ते भिड़ते भी रहे, कार्यक्रम भी चलाते रहे। अब जैसे अभी ये रेट माइनर्स वाला ही मसला आया तो तुरंत उसको उन्होंने उठाया और दिल्ली के एलजी के पास लेकर गए। प्रवेश वर्मा की एक अपनी विरासत है, उनका अपना एक जो कहें कि सामाजिक समीकरण है उसके लिहाज से, और वही काम रमेश बिधूड़ी पर भी करता है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पिटारे में क्या है, इन 7 सीटों पर क्या है, और गौतम गंभीर जैसे लोग हों या हंसराज हंस जैसे लोग हों। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता, पिछली बार भी ये चाहते थे, हालांकि बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे उदित राज के बाद, लेकिन अच्छा होता कि जहां आप कमजोर हैं, पंजाब जैसी जगह पर उनको पहले ही इस्तेमाल करना चाहिए था। गौतम गंभीर नेता के तौर पर एक भी दिन नहीं रहे, मतलब जिस दिन से वो सांसद बने हैं, इतनी ज्यादा हाईली पॉलिटिकली एक्टिव सीट है ये, जिस सीट से वो सांसद हैं, और वहां पर वो ठीक है अच्छा काम किया होगा, उनकी सांसद निधि से कुछ अच्छे काम किए होंगे, कूड़ा कम करने के लिए जो मशीन सबसे पहले गौतम गंभीर ने लगाई अपनी सांसद निधि से, तो काम वो किया उन्होंने। लेकिन वो चाहते थे कि उनका एलीट वाला जो स्टेटस वो बना रहे। और सोचिए जब यहां घटनाएं हो रही होती थी, जब आम आदमी पार्टी अभियान चला रही होती थी, उस समय वो क्रिकेट की कमेंट्री करने के लिए चले जाते थे, उस समय वो उपलब्ध नहीं होते थे। मुझे लगता है अभी 2024 के चुनाव में दिल्ली में इस तरह का कोई भी जोखिम भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती सभी सीटों पर। इसीलिए जो एक्टिव लोग हैं, संगठन के लोग हैं, उन्हीं को प्राथमिकता दी जा रही है। आगे महाराष्ट्र की बात करेंगे, लेकिन देवेंद्र एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाह रही हूं मैं ये 7-0 के स्कोर को लेकर। इस बार बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है वो दिल्ली को लेकर क्या कह रहा है? क्या मुश्किलें हैं ये 7-0 के स्कोर को बरकरार रखने के लिए? और स्कोरबोर्ड को लेकर तो कोई समस्या नहीं दिख रही। पार्टी ये मान के चल रही है कि इस बार भी पिछली बार जैसा ही रहेगा। सीटों में चुनौती के लिहाज से पार्टी जो कॉशस है कैंडिडेट सिलेक्शन में, उसमें ज़्यादा सतर्कता मुझे नज़र आ रही है। एक तो नॉर्थ वेस्ट वाली सीट पे और एक चांदनी चौक को लेके ये बात हमें दो बताई गई कि इन दोनों सीटों पे हम ज़्यादा सतर्क हैं कि वहाँ पे किस कैंडिडेट को देना है। बाकी सीटों की अगर बात कर लें, जैसे नई दिल्ली की सीट की अगर बात करें, तो वहाँ पर अभी तक कैंडिडेट का सिलेक्शन इस लिहाज से नहीं किया गया कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई चुनौती है। पार्टी मान के चल रही है कि वो एकदम से उपहार है और वो किसी को भी दिया जा सकता है। साउथ दिल्ली की बात करें तो रमेश बिधूड़ी जो कि ग्राउंड पे क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ ट्रेनिंग बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उनकी एक समस्या ये आई थी कि आपको ध्यान होगा कि पिछली बार पार्लियामेंट सेशन में खासतौर पर तब जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया जा रहा है, उसी सेशन में
उन्होंने एक ऐसी आपत्तिजनक बात कही जिसके चलते पार्टी की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि जहां देश में नैरेटिव ये है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे चर्चा हो और वहां पर आपकी उटपटांग बयानबाजी के चलते माहौल ख़राब हो रहा हो, तो वो बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं थी। तो वो उस समस्या के चलते एक खतरा ज़रूर उनके ऊपर था। रामवीर भिदोड़ी जो कि उसी क्षेत्र से आते हैं, उनका भी नाम उस पैनल में है, लेकिन उस पर अंतिम मुहर अभी नहीं लगा था। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन पे पार्टी जरूर ध्यान देख रही है। अदरवाइज विनेबिलिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो पार्टी मान के चल रही है कि दिल्ली में पिछली बार जैसा स्कोर इस बार भी होगा, क्योंकि वो दोनों साथ हैं। तो संभव है कि मार्जिन पिछली बार जैसा रहा इस बार वैसा ना हो पाए। ठीक है, दिल्ली में देखिए इस बार मंथन चल रहा है और बीजेपी कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है, सांसदों के टिकट बदले जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरीके के फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां बीजेपी या एनडीए ने अपनी तैयारी की है, तो वहीं इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। तमाम दावों के बाद अब अलायंस में तीनों पार्टियों में बात बन गई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला 20-18-10 है, यानी उद्धव गुट को 20 सीटें, कांग्रेस को 18 सीटें और शरद पवार गुट को 10 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की बातचीत के बाद सीट बंटवारे का बड़ा विवाद खत्म हो पाया है। खासतौर पर मुंबई की 6 लोकसभा सीटों को लेकर बड़ा टकराव था। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट 4 और कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ेगी। संजय निरुपम के लिए उत्तर पश्चिम मुंबई सीट छोड़ने के लिए ठाकरे राजी हो गए हैं। पहले शिवसेना उद्धव गुट ने इस सीट से अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था। वहीं मुंबई उत्तर पश्चिम सीट बदले में कांग्रेस ने दक्षिण मध्य मुंबई सीट से दावा छोड़ दिया है। इस सीट से अनिल देसाई शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार हो सकते हैं। 5 या 6 मार्च को सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है, लेकिन वो महाराष्ट्र जहां बात बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, वहां फिलहाल बात बन गई है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। इसी बीच महाराष्ट्र में आज सियासी सरगर्मी भी तेज है। वजह है शरद पवार, जिन्होंने फिर अपनी डिनर डिप्लोमेसी शुरू कर दी है। आज शरद पवार ने बारामती में अपने घर गोविंद बाग निवास पर सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार को आमंत्रित किया है। आज महाराष्ट्र सरकार बारामती में नमो रोजगार सम्मेलन आयोजित कर रही है और इस मौके पर तीनों नेता बारामती में हैं। मौके को देखते हुए पवार ने डिनर का न्योता दिया है, लेकिन इस डिनर डिप्लोमेसी को बारामती सीट से जोड़कर देखा जा रहा है। शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को ऐसे मौके पर डिनर का न्योता दिया है जब बारामती सीट से मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को एनडीए उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। सुनेत्रा के पक्ष में अजीत पवार एक तरह से प्रचार शुरू भी कर चुके हैं। इसे देखते हुए शरद पवार ने बेटी की सीट के लिए डिनर डिप्लोमेसी शुरू की है। अब देखना यह है कि क्या तीनों नेता पवार के इस न्योते को कबूल करते हैं या नहीं, और साथ ही इस डिनर डिप्लोमेसी का एनडीए और इंडी गठबंधन पर क्या असर होगा। लेकिन ये बारामती सीट को लेकर काफी दिलचस्प है, क्योंकि वहां से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं, लेकिन अब उनके ही भतीजे की पत्नी यानी घर की बहू वहां से चुनावी ताल ठोक सकती हैं। इसलिए डिनर डिप्लोमेसी को काफी दिलचस्प माना जा रहा है। शरद पवार अगर डिनर बुला रहे हैं समीर जी, तो यूं ही तो नहीं बुला रहे होंगे, लेकिन इस डिनर से हासिल क्या होगा शरद पवार को, यह बड़ा सवाल है। निश्चित से देखिए, शरद पवार जब भी बारामती में महाराष्ट्र का कोई मुख्यमंत्री या बड़ा नेता आता है या केंद्र का कोई बड़ा नेता बारामती में जब भी आता है, शरद पवार उनके लंच या डिनर आयोजित करते थे। परंपरा वहां पे रही है। इसके पहले भी अशोक चौहान जब बारामती जाते थे तो शरद पवार के लंच करते थे। इसके पहले जब नारायण राणे मुख्यमंत्री के रूप में गए तो उन्होंने वहां लंच डिनर किया है। लेकिन इस बार की स्थिति दूसरी, अब इस बार उनके भतीजे जो अजित पवार उस समय डिनर या लंच होस्ट किया करते थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अब वो खुद शरद पवार से विरोधी हो चुके हैं और बारामती सीट पर उन्होंने दावा ठोक दिया है। शरद पवार के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपनी बेटी को बारामती जिताना उनके लिए एक प्रेस्टीज की बात बन गई है। और मुझे लग रहा है कि सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी जो 10 सीटें की खबर आ रही है कि शरद पवार को 10 सीटें दी गई है, तो मुझे लग रहा है कि 10 सीटें शरद पवार उम्मीदवार कहां से लाएंगे। शरद पवार के पास तो आज की तारीख में अगर देखा जाएगा तो 5 सीटों से ज्यादा उम्मीदवार नहीं है। 2014 और 2019 में 4 सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जीती थी लोकसभा चुनाव में, जब वह कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। अब अजित पवार सब कुछ समेट कर ले गए शरद पवार से। शरद पवार के पास एक सातारा के अलावा, शिरूर के सांसद के अलावा शरद पवार के पास कुछ बचा नहीं है। तो मुझे लगता है कि शरद पवार को अगर 10 सीट दे भी देंगे तो हो सकता है इसमें से 2 सीट शरद पवार अपने सहयोगी दलों को दे सकते हैं, लेकिन शरद पवार को 10 सीटों पर उम्मीदवार ढूंढना भी मुश्किल होगा। जहां तक बारामती की बात है कि आज अगर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, अजित पवार उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बुलाया है, तो मुझे लग रहा है कि वो तीनों वहां पर है, इस कारण तो बुलाया होगा। इसके अलावा वो चाहते होंगे कि इसकी राजनीतिक रास्ता निकले और इसी उत्पन्न हो कि शायद उनकी बेटी की बारामती की सीट पर
अजित पवार उम्मीदवार ना उतारे और उनके घर के लाई सड़क पर ना आए और अपनी बेटी को समर्थन चाहते होंगे, मुझे लग रहा है ये बात होगी। हालांकि लंच में जब बुलाया था तो तीनों ने जाने से मना कर दिया था अपनी व्यवस्थाओं के चक्कर में। अब डिनर डिप्लोमेसी में जाते कि नहीं जाते ये देखना दिलचस्प होगा। अजित पवार के जाने की संभावना कम है, क्योंकि अजित पवार अपने कैडर को यह संदेश देने की खासतौर से बारामती में कोशिश नहीं करेंगे कि शरद पवार से उनकी कोई सुलह होने वाली है और आने वाले समय में वो शरद पवार को किसी तरह का समर्थन दे सकते हैं। बड़ी मुश्किल थी सीट शेयरिंग को लेकर और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी की जा रही थी, सीटों के बंटवारे को लेकर एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष किए जा रहे थे, वो तो कम से कम हल होता हुआ नजर आ रहा है। और 20-18-10 का ये फॉर्मूला है, हालांकि इसका भी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में उठापटक चल रही थी, महाराष्ट्र में चर्चाएं चल रही थी, कुछ ऐसे ही सियासी उठापटक इस वक्त हिमाचल में भी चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे कि क्या वीरभद्र सिंह के बेटे कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, आखिर हिमाचल में क्या होने वाला है, डिटेल में होगी बात। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए कहानी कुर्सी।